गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा ओसी का सेकंड चैप्टर है स्टाफिंग। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे डायरेक्टिंग। तो इसका मीनिंग देखेंगे। डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरविजनिंग द एम्प्लॉयज़ supervising the employees to achieve the predetermined goal of an organization. Direction is a continuous function that initiates at top level and flows to the lower level through the organizational. It is a continuous managerial process that goes on throughout the chain of organization. Director is the person who shows the correct path as well as guide the employees in solving the problem whatever necessary. A few philosophers call direction as a life spark of an enterprise. ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का मीनिंग यही होता है कि सामने वाले को डायरेक्ट करना, मतलब उसको रास्ता बताना, कि उसको गाइड करना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना कि वो ये चीज़ उसको नहीं आ रही तो उसे समझाना कि आप ऐसा करोगे तो ये सही होगा, ये ऐसे करोगे तो ये अच्छा चीज़ होगा। उसको मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करना, उसके काम पे सुपरविज़न, मतलब वो कर रहा है कि नहीं, अगर कुछ गलतियाँ हो रही तो उसे सही तरीके से समझाना। तो ये सारे काम होते हैं डायरेक्टिंग के, जो एम्प्लॉयज़ के साथ वो करते हैं लोग, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से फ्लो से काम चले। डायरेक्शन इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा चलने वाला है, वो कभी स्टॉप नहीं होने वाला। ठीक है, हर चीज़ में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको पेरेंट्स के डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, टीचर्स के डायरेक्शन की। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं टीचर आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो आपको डायरेक्शन देने वाले कौन होते हैं? टीचर्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके फैमिली मेम्बर्स, ये सब। तो उसी तरह कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर द पर्सन, जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो ये सारे काम करता है कि ताकि जिस तरह से जो फंक्शन वो करे आगे के एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट करे, उनको इंस्ट्रक्शन सही से दे और सही से उनसे कम्युनिकेशन रखे। तो वो क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक के लेवल को क्या करता है, एक ही फ्लो में, मतलब अच्छे तरीके से वो गाइड कर पाना डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, मतलब अगर वो अच्छे से सही से डायरेक्शन दे रहा है तो वो पूरे लेवल पे इफ़ेक्ट करेगा ना, ऊपर से लेके नीचे। तो वो डायरेक्टर खुद टॉप लेवल का रहता है। तो वो ये सारा काम किसका होता है? डायरेक्टर का, कि करेक्ट सही रास्ता दिखाना, अच्छे से गाइड करना एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जब भी ज़रूरी हो। ठीक है, तो कुछ फिलोसोफर्स हैं जिनका कहना है कि जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जो कंपनीज़ होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके वो लाइफ में स्पार्क, वो लाइफ में मतलब होता है ना एकदम उसको चमकाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक अच्छे डायरेक्शन की। तो वो अच्छा डायरेक्शन कौन कर सकता है? अच्छा डायरेक्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसका डेफिनेशन देखेंगे। फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। कुछ नीचे हैं फिलोसोफर्स हैं जहाँ उनका अकॉर्डिंग टू देम उनका क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। थियो हाइमन का देखेंगे हम लोग। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशन आर कैरिड आउट एज प्लान। उनके हिसाब से डायरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो टेक्निक्स हैं उसको कैसा यूटिलाइज़ करना, और वो टेक्निक्स को यूटिलाइज़ करने के पहले ही उस पर इंस्ट्रक्शन देना कि एक चीज़ है, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे करना, मतलब ताकि इंसान पहले से इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहेगा तो वो उसी हिसाब से काम करेगा, उसमें कुछ उल्टे सीधे काम करेगा नहीं। तो वो इंस्ट्रक्शन पहले देना ताकि वो उस चीज़ का सही इस्तेमाल कर सके, और जो भी प्लान उन्होंने किया था कि ऐसा करने से ये चीज़ होगा तो वो चीज़ उस तरह की हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में भी देखो, आप कोई चीज़ लाओगे तो हमारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि ये चीज़ यूज़ कैसे करनी है, कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन नहीं दबाना है। नहीं तो आपको पता ही नहीं हो, आपको गाइडलाइंस मिलेगी नहीं तो आप कोई चीज़ यूज़ कर पाओगे कि हमको जब गाइडलाइंस मिलती है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन बुक रहती है, तब हम वो प्रॉपर चीज़ कर पाते हैं। उसी अकॉर्डिंग टू वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलेंगे तभी उस चीज़ का आउटपुट निकलता है और सही तरीके से जैसा हमने प्लान किया होता है। इसीलिए उनके हिसाब से डायरेक्टिंग करना एक ऐसा तरीका है। अर्नेस्ट डेल देखते हैं। डायरेक्टिंग इज़ अ व्हाट हैज़ टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर थ्रू डायरेक्टिंग द प्रोसीजर एंड policies for accomplishing
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उनके हिसाब से डायरेक्टिंग एक ऐसा चीज़ है जो एक मैनर होता है, एक सही तरीके से उस प्रोसीजर को फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना। मतलब जैसा है पहला स्टेप होना चाहिए, तो उसके बाद आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जंप कर लो, वो ज़रूरी नहीं। आप स्टेप 1 पे हो, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को गाइडलाइंस करना, ये क्या होता है, एक परफॉर्मेंस अच्छा होता है, एक अच्छा परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड होता है अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है उर्विक एंड ब्रेंच। उर्विक और ब्रेंच, इनका डेफिनेशन हम देखेंगे। डायरेक्टिंग इज़ द गाइडेंस, इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन टू कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। इनके हिसाब से डायरेक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें क्या करना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, लोगों में जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी हो तो लीडरशिप ऐसा करे कि उससे जो नीचे के लोग हैं या फिर जिनका वो लीडर है वो उससे इंस्पायर हो सके और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मैनेजमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो वो उस तरीके से काम करेंगे। मतलब अगर आपका मैनेजर ही अच्छे से काम करेगा तो ही उसके नीचे वाला काम करेगा ना। अगर वही उनको डायरेक्ट मतलब अच्छे से गाइडलाइंस नहीं देगा तो नीचे वाला करेगा क्या, नहीं। तो ऐसा कहना है इनका। इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, ओके। तो हम देखेंगे डायरेक्टिंग रिफर्स to a process of technique of instructing, guiding, inspiring, counseling, overseeing and leading people towards the accomplishment of organization goals। इनके मतलब उसका ज़रूरी क्यों होता है ये डायरेक्टिंग, ताकि जो प्रोसेस होता है काम का, जैसे टेक्निक जो है उसका इंस्ट्रक्शन देना, उसको कैसे यूज़ करना है, गाइड करना कि ऐसे करना है वैसे करना है, और अपने अच्छे काम से लोगों को इंस्पायर करना कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। काउंसलिंग, ओवरसीइंग, लोगों पे ध्यान रखना, उनको लीड करना सिखाना, ये सारी चीज़ें अगर आप होगी तो सामने वाला अपने उसको मोटिवेट करो तो अपने आप वो काम करने के लिए रेडी होता है। और इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, जो एम होता है, वो आप हासिल कर सकते हो। Supervision is an integral part of the direction function. The director supervises employee by observation, examining the reports and behavior of employees. ठीक है। तो ये सुपरविजन मतलब किसी को बोलते हैं ना कि उस पर ध्यान नज़र रखना, या ये नहीं करेंगे कि वो शक के दायरे वाला नज़र नहीं, मतलब उसके काम को देखना, उसके बिहेवियर को देखना, उससे कुछ भी मतलब जैसे होता है ना, हम देखते हैं सामने वाले को कि हाँ, तब हमें समझ में आता है कि ये बंदा कैसा है और ये बंदा कैसा है। एक काम करने का तरीका है कि आप उसको रात को फ़ोन भी करके कुछ डिटेल्स पूछो तो आपको फ़ोन पे भी बता सकता है। एक होता है कि नहीं मैं भूल गया, मैं ऑफिस जाऊँगा तब आपको बताऊँगा। तो ये दो चीज़ें होती, तो उससे पता चलता है ना कि कौन सा इंसान कितना ध्यान से काम करता है, जिसे दिमाग में भी सब याद रहता है। तो ये सारा सुपरविजन कौन करता है, डायरेक्टर करता है, कि सामने वाले एम्प्लॉय को एग्जामिन करता है, देखता है, पढ़ता है, उसका बिहेवियर देखता है। इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो एम्प्लॉय को रखा है लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहता, वो काम नहीं करता, तो ऐसे एम्प्लॉय को रख के मतलब है क्या। तो ये सारा सुपरविजन का काम होता है। सॉरी। On the basis of our definition, importance of directing can be state follows। तो ये ऊपर के definitions की वजह जो है उसकी वजह से कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं किसके, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के। तो पहला क्या है, इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्शन इज़ द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। एवरी एक्शन इज इनिशिएट टू द timely direction, proper instruction are given subordinate while completing their assigned task. The managers direct the subordinates about what to do, how to do and when to do. Also see their instruction are properly followed. तो सबसे पहला है इनिशिएट एक्शन, ठीक है। मतलब डायरेक्शन में पहला होता है, सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि आप सामने वाले को कोई काम दिए हो, ठीक है, तो वो काम वो पर्टिकुलर बंदा है वो कैसे करेगा, उस चीज़ का डायरेक्शन करना, ठीक है। और वो डायरेक्शन जैसे काम दिया है कि 1 घंटे में आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है, XYZ आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो जो एम्प्लॉय होगा वो कर तो लेगा, लेकिन उसे अगर गाइडलाइंस वगैरह कुछ मिली नहीं होंगी तो वो कैसे कर पाएगा। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर जो होते हैं उनको उनके जो बंदे रहते हैं, उनके जो नीचे के बंदे रहते हैं, सबऑर्डिनेट्स जो उनके होते हैं, उनको गाइडलाइन करना किसका काम है, मैनेजर का,
ठीक है। तो मैनेजर उनको बताता है कि कैसे करना है, क्या लिखना है, कैसे फॉन्ट होने चाहिए, कैसा कब करना है, कैसे करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसने दिए हैं तो वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है कि नहीं वो एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है। जैसे आपको भी कोई काम दे दिया जाए तो खाली मैं बोल दूँ कि आप ये करो, तो आप सोचोगे ना कि टीचर ने आगे पीछे कुछ बोला ही नहीं, तो आप लोग पूछोगे, 10 क्वेश्चन पूछोगे आप लोग। इसीलिए पहला टीचर का ये काम है कि स्टूडेंट को ऐसे बता दे कि बेटा ऐसे लिखना है, ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, हेडिंग ये देनी है, एंड ऐसा करना है, तो आप लोग प्रॉपर कर पाओगे। और फिर टीचर का ध्यान देना कि जो जो टीचर ने बोला था वो बच्चों ने लिखा है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है कि नहीं। दैट इज़ इनिशिएट एक्शन। इंटरोगेट्स एफर्ट्स, ठीक है। Communication is one of the elements of direction. It helps interrogating of efforts of all the employees and departments which result in achievement of organizational goal. Interrogation of effort is possible through the perceived leadership and effective communication towards the अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपको किसी ने कुछ काम दिया, ठीक है, आप अपना एफर्ट कितना डाल रहे हो वो भी ज़रूरी है। ठीक है, काम दे दिया लेकिन आपका ही इंटरेस्ट नहीं है या आप अपना समझ के कर ही नहीं रहे हो तो वो काम आप सही तरीके से नहीं करोगे। वो सही तरीके से नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएगा क्या, वो नहीं। तो एम्प्लॉय का एफ़र्ट देना अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडलाइंस एम्प्लॉय को दिया है और वो उस अपने एफ़र्ट डाल रहा है उसमें और उसको सही तरीके से अच्छे से करने के लिए, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, हम इजीली जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, जो एम है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, हम होमवर्क दे रहे हैं, हम नोट्स बनाने बोल रहे हैं, लेकिन ये हमने कर लिया, हमने आपको गाइडलाइंस दे दिया, हमने आपको सब चीज़ें बता दी, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, आपका एफ़र्ट, आपका इंटरेस्ट कितना है कि आपको करना है कि नहीं। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, while directing the subordinate, their opinions are also considered as a manager identifies the potential and abilities of its subordinates and helps them to give their best. He also motivates them by offering them financial or non-financial incentives to prove their performance. It is boost to the morale of subordinates. ठीक है, मोटिवेशन मतलब जब एक सामने वाले को कैसे, मतलब उस काम के लिए अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो जो डायरेक्टिंग करता है, जैसे मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने लोगों को डायरेक्ट करता है कि हमें ये काम करना है, ऐसे करना है, या कोई चीज़ उनसे डिस्कस करता है, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई और अपनी व्यूज़ दे रहा है, कोई जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपनी बातें बता रहे हैं तो उनकी बातों को भी कंसीडर करना। ऐसा नहीं कि नहीं तू बात करने के लायक नहीं है या तेरी बातें सही नहीं है, ऐसा नहीं। सामने वाले की बात सुनना, वो कहाँ सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो सुनना, और सामने वाले की एबिलिटीज़, उसके चीज़ों को देखना कि वो कितना कुछ कर सकता है। अगर हम एक पॉइंट दे रहे हैं तो सामने वाला भी 2 पॉइंट अगर बता रहा है तो उसकी पॉइंट्स को सुनना, अगर वो सही हो तो उसे शामिल कर लेना कि हाँ आप ये बात सही कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स, जो काम करने वाले होते हैं, उनके अंदर एक भरोसा, एक यकीन आता है कि नहीं हमारी इस चीज़ को भरोसा किया गया तो हम भी ये काम अच्छे से करके दिखाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि उनको और भी तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है, जैसे उनको इंसेंटिव्स देके। ठीक है, अगर उसने अच्छा काम किया तो आप उसको थोड़ा इंसेंटिव्स दे दो, या इंसेंटिव्स नहीं दे सके तो कुछ हम गिफ्ट्स दे दिए कि आपने ये काम अच्छा किया, हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट है, तो वो सामने वाला डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने के लिए देखेगा। तो ये क्या होता है, आप मोटिवेट करते हो उसका मतलब वो उसने अच्छा किया तो उसको आप अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कर दोगे तो वो चीज़ उसको मोटिवेट करेगी और वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करते हैं। इसीलिए डायरेक्शन होना ये भी ज़रूरी है कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। Stability plays significant role in the growth of and survival of the organization. Effective leadership, communication, supervision and motivation develop cooperation and commitment among the employees. It provides stability and creates balance among the various departments and groups.
ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल चीज़ बनी रहने के लिए मतलब होता है ना, बैलेंस बने रहने के लिए भी क्या ज़रूरी होता है कि सबसे पहले एक लीडरशिप ऐसा हो, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है एक स्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो एक अच्छा लीडरशिप का होना, कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना, कम्युनिकेशन अच्छा होना, अच्छी तरह से सुपरविजन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं एम्प्लॉयज़ और जो अपर लेवल लोग हैं उनके बीच, तो उस वजह से क्या होता है, एक अच्छा बैलेंस बना रहता है हर डिपार्टमेंट और हर ग्रुप में। ठीक है, ऐसा आप करो, अगर कहीं भी आप देखो, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, टीचर है, तो अगर आप कुछ अच्छा काम करके लाए, ठीक है, टीचर ने एक होमवर्क दिया तो लेकिन आपने आगे का भी 2 कर लिया, तो टीचर को उस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह बच्चा, मतलब आपने किया तो बच्चा नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेगा। लेकिन अगर वही एक बच्चा करके आ रहा है लेकिन टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रही, टीचर का जो फेवरेट है टीचर सिर्फ उस पर ध्यान दे रही है, तो एक अच्छा स्टेबल यहाँ पे अच्छा बैलेंस बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। इसीलिए कंपनी, इवन हर जगह हर चीज़ में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए भी एक अच्छा लीडरशिप, कम्युनिकेशन साफ़ सुथरा होना चाहिए, गाइडलाइन साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छे से सब होगा तो एक अच्छा इफ़ेक्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पे इस चीज़ों का पड़ता है। ठीक है, coping up with the changes factors, business environment are always changing, adapting the environmental changes, it is necessary to growth of a organization with the help of motivational proper communication, leadership, employees clearly understand the nature change and also positive outcome of adopting the change, for example e-filing, use of robots at workplace etc. ठीक है, कोपिंग अप मतलब फैमिलियर हो जाना, कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, एनवायरमेंटल चेंजेस है, कुछ भी है तो उसके साथ कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस चीज़ को डील करना, दैट इज़ कोपिंग अप विद द चेंजेस। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, जैसे अभी आप देख लो कोरोना चालू है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो हर जगह पे एक चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो इफ़ेक्ट जो होता है उससे हम हार सकते हैं या जीत सकते हैं, वो हमारे सारे पॉजिटिव हमारे नेगेटिव थॉट्स के ऊपर होता है। तो इन सारे चीज़ों में भी एक पॉजिटिव चीज़ रखना कि नहीं, इससे ऐसा नहीं, हम ऐसा करके एक चीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये, और जो आपका लीडरशिप होता है वो अगर आपको सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, अच्छे से आपको क्लियरली सारी चीज़ें बता रहा है, तो आप भी क्या करोगे, उस चीज़ में साथ देने की कोशिश करोगे। ठीक है, जिसमें एग्जांपल जैसे ई फाइलिंग और यूज़ ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस जैसे दिया है कि जो भी चेंजेस नए आते हैं तो उससे हमें कैसे उसका ये बन जाना चाहिए, फ्रेंड बन के उसके जैसा काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि नहीं बाबा ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है या बहुत बुरा असर हुआ है तो हम अब कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, ये एक्सक्यूज़ देने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को सीख लो और वो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आज एक दिन लगेगा सीखने में, 4 दिन लगेगा, लेकिन वन डे आप सीख ही जाओगे। तो एक पॉजिटिव वे होता है और एक होता है नेगेटिव वे कि नहीं बाबा हमसे ये हैंडल ही नहीं होगा, हमें कर ही नहीं सकते, दैट इज़ नेगेटिव वे। तो एक पॉजिटिव चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चेंजेस के लिए, कैसा भी चेंजेस हो, चाहे वो क्लाइमेटिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियली रिलेटेड हो, कि कभी फाइनेंशियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप ये नहीं लड़ो कि नहीं मुझे जितना बोला था उतना ही चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप उसको अंडरस्टैंड करो। तो इससे भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रिलेशन, अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहता है। ठीक है, 5th पॉइंट हो गया। नाउ 6th, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 5th तक ही करते हैं आज हम, 6th और 7 बाकी के 5 पॉइंट जो हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो होमवर्क आपका ये रहेगा कि अब तक जितने पढ़ाए हैं ये, तो उसके आप नोट्स बनाना और स्टार्ट कर दो। और सिर्फ मुझे एक ही स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स भेजा और किसी ने नहीं भेजा, तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दो, अपने एफ़र्ट्स डालो। अगेन मैं वही कहूँगी कि आप लोग अपने एफ़र्ट्स डालना शुरू कर दो।